दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग कॉमनवेल्थ पीरियड को डिस्कस करेंगे। इस पीरियड का लाइफ स्पैन 1649 से 1660 तक था और इस पीरियड को इंटररेग्नम पीरियड भी बोला जाता है। इस पीरियड को इंटररेग्नम पीरियड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस एज में इंग्लैंड में कोई किंग नहीं था, बल्कि इंग्लैंड की बागडोर जो थी वो पार्लियामेंट के हाथ में आ गई थी। पार्लियामेंट पूरे इंग्लैंड पर रूल कर रही थी। इंग्लैंड में मोनार्की ख़त्म हो गई थी। फिर बाद में 1660 में जब चार्ल्स टू फ्रांस से वापस आया था तो मोनार्की रीस्टोर हुई थी। बीच में ये जो पीरियड था 1649 से 1660 तक, इसको कॉमनवेल्थ पीरियड या इंटररेग्नम पीरियड बोलते हैं। जैसे हर कहानी का कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है, यहाँ भी एक बैकग्राउंड की वजह बना इस कॉमनवेल्थ एज की। बेसिकली जो कैरोलिन एज थी 1625 से 1649 तक, जिसमें चार्ल्स फर्स्ट इंग्लैंड के रूलर थे। इस वक्त कुछ लोग सामने आए थे जो पढ़े लिखे थे, वेल एजुकेटेड थे। एक कोट भी है ना कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। एजुकेटेड पीपल ने इसे प्रूव भी करके दिखाया जब उन्होंने देखा ना कि एक ही फैमिली के लोग हैं जो उन पर सदियों से रूल कर रहे हैं। एक जाता है तो उसका बेटा आ जाता है। मोनार्की में पता है जो किंग होगा उसके बाद उसका बेटा कंट्री को संभालेगा या उसका भाई वगैरह। तो लोग इन सब से तंग आ चुके थे। एजुकेटेड लोगों ने इस मोनार्की के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दी थी। लोगों का मानना था कि ये हमारे ही टैक्सेस से ऐशो इशरत वाली लाइफ गुजार रहे हैं और ये हमारी बात नहीं सुनते। इस वक्त लोगों का एक ग्रुप सामने आता है जिन्हें प्योरिटन्स बोलते हैं। ये किंग चार्ल्स की ताकत को चैलेंज करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता किंग और प्योरिटन्स का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है जो 1642 में जाकर एक वार की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसे इंग्लिश सिविल वार भी बोला जाता है। शुरुआत में तो किंग चार्ल्स फर्स्ट के सपोर्टर रॉयलिस्ट जीत रहे होते हैं, लेकिन फिर एक बंदे की एंट्री होती है जिसका नाम ओलिवर क्रोमवेल था। वो जब अपनी आर्मी लेकर आता है तो हालात बिल्कुल बदल जाते हैं। ओलिवर क्रोमवेल डायरेक्ट एजुकेटेड लोगों से मुखातिब होता है कि अब इन्हें किंग ना बनने दो, ये सब करप्ट हैं। लोग उन्हें अपना मसीहा समझने लगते हैं। लोग कहते हैं कि ये तो बड़ा अच्छा बंदा है जो हमारी साइड ले रहा है, लेकिन यह भी लोगों की खुशफहमी थी। लोग इसे अपना लीडर बना लेते हैं। दूसरी तरफ 1646 में किंग चार्ल्स पकड़े जाते हैं और उन पर डिफरेंट मुकदमात चलाए जाते हैं। उनके सामने कुछ शराइत रखी जाती हैं कि आप इन्हें कबूल कर लें, लेकिन वो इन्हें मानने से इनकार कर देते हैं। फिर फाइनली 30 जनवरी 1649 में उन्हें सारी पब्लिक के सामने बेहेड कर दिया जाता है। अब किंग को बेहेड करने के बाद हालात बिल्कुल बदल गए थे। 1649 में पहली बार एक एक्ट पास हुआ था और इंग्लैंड को रिपब्लिक नाउन एज कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड डिक्लेयर कर दिया गया था। ये एक्ट रम्प पार्लियामेंट में पास हुआ था। रम्प पार्लियामेंट इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहले जो पार्लियामेंट थी किंग जेम्स के रूल में, वो बहुत बड़ी थी, यानी कि उसमें बहुत सारे मेंबर्स थे। लेकिन अब जो पार्लियामेंट थी जिसने 1648 से 1653 तक रूल किया था, वो थोड़े लोगों पर मुश्तमिल थी, तो इसीलिए उसे रम्प पार्लियामेंट बोलते थे। इन शॉर्ट इस पार्लियामेंट के मेंबर थोड़े थे, इसलिए इसे रम्प पार्लियामेंट बोलते थे। और इस पार्लियामेंट का लीडिंग मेंबर ओलिवर क्रोमवेल था। पार्लियामेंट ने इंग्लैंड और आयरलैंड पर रूल करना तो शुरू कर दिया था, लेकिन स्कॉटलैंड पर अभी भी चार्ल्स फर्स्ट के बेटे चार्ल्स सेकंड की हुकूमत थी। वो तैयारी करता है कि अपने फादर की मोनार्की वापस ले सके। 1651 में वो इंग्लैंड पर अटैक करता है और उसका सामना भी ओलिवर क्रोमवेल की आर्मी से हो जाता है, क्योंकि ओलिवर क्रोमवेल आर्मी का हेड था। वार होती है और उस वार में चार्ल्स सेकंड हार जाता है और वो अपनी जान बचाकर फ्रांस भाग जाता है। इस तरह पार्लियामेंट स्कॉटलैंड पर भी रूल करना शुरू कर देती है। पार्लियामेंट रूल कर रही होती है कि उनके अपने अंदर ही क्लैशेस शुरू हो जाते हैं। ये एक दूसरे से भी नफरत करने लगते हैं और ख़ास तौर पर आर्मी की बढ़ती हुई पावर भी इन्हें बुरी लगना शुरू हो जाती है। ओलिवर क्रोमवेल जब ये देखता है तो वो 20 अप्रैल 1653 में पार्लियामेंट को बाय फोर्स खाली करवा देता है और इस पार्लियामेंट को बंद करवा के ताला लगा देता है। ये अपनी एक नई पार्लियामेंट बना लेता है जिसमें आर्मी ऑफिसर्स मेंबर बनते हैं। आर्मी ऑफिसर्स इन्हें लॉर्ड प्रोटेक्टर ऑफ इंग्लैंड बना देते हैं और ये 1653 से 1658 तक अनटिल हिज डेथ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड पर रूल करना शुरू कर देते हैं। ये भी सिर्फ नाम की लॉर्ड प्रोटेक्टर थे, काम इनके भी सारे किंग वाले ही थे। ये भी किसी की नहीं सुनते थे। सिर्फ हुआ यही था कि एक फैमिली से इंग्लैंड का रूल लेकर दूसरी फैमिली के हाथ में दे दिया गया था। लॉर्ड प्रोटेक्टर बनने के बाद इन्होंने बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशंस नाफिज किए।
अब उन लॉज को डिस्कस करते हैं जो इन्होंने नाफिज किए थे। फर्स्ट पे आता है प्रोटेक्शन फॉर ज्यूज। क्रोमवेल ने ज्यूज पर काफी काइंडनेस दिखाई थी। इसने 1656 में ज्यूज को इंग्लैंड में वापस आने की इजाजत दे दी थी। 3 सेंचुरीज पहले उन्हें इंग्लैंड से निकाल दिया गया था। इसने उन्हें वापस बुला लिया था क्योंकि इसका मानना था कि ज्यूज के वापस आने से इंग्लैंड की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। सेकंड पे आता है रिफॉर्मेशन ऑफ मैनर्स। क्रोमवेल की गवर्नमेंट ने एक कैंपेन शुरू की थी जिसका नाम था रिफॉर्मेशन ऑफ मैनर्स। इस कैंपेन का मकसद ये था कि लोगों को मॉरल वैल्यूज की तरफ लेकर आना था। इसीलिए इन्होंने अवामी त्यौहार खत्म कर दिए थे। थिएटर्स तो इन्होंने 1642 में ही बंद कर दिए थे, लेकिन बाकी सब चीजें भी जो वल्गैरिटी वगैरह का सबब बनती थी जैसे पार्टीज वगैरह, इसने उन्हें बंद करवा दिया था। थर्ड पे आता है परसेक्यूशन ऑन कैथोलिक्स। कैथोलिक्स पर इस एज में काफी जुल्म किए गए थे। उनके हकूक का कोई ख्याल नहीं रखा गया था। आयरलैंड कैथोलिक कंट्री था तो उस पर इसने बहुत जुल्म किए थे। वहाँ के लोगों को मरवा दिया था। कैथोलिक्स के बच्चों को स्लेव बना लिया गया था। फोर्थ पे आता है रिस्ट्रिक्शन फॉर वुमेन। सबसे बड़ा काम या वुमेन के लिए जो बुरा काम था वो इसने ये किया था कि मेकअप पर पाबंदी लगा दी थी और साथ ही वुमेन को मुनासिब लिबास पहनने का ऑर्डर दिया था। ब्राइट कलर्स पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। फिफ्थ पे आता है संडे फॉर रिलीजियस प्रैक्टिसेस। संडे वाले दिन को इसने रिलीजियस बना दिया था। उस दिन लोग सिर्फ रिलीजियस प्रैक्टिसेस कर सकते थे। अगर लोग कहीं बाहर घूमने जाते थे तो ये उन्हें सजा देता था। इसने खेलों पर भी पाबंदी लगा दी थी। संडे वाले दिन आप कोई खेल नहीं खेल सकते थे। सिक्स्थ पे आता है बैन ऑन क्रिसमस पार्टी। क्रिसमस वाले दिन आप क्राइस्ट को याद करेंगे। अगर कोई खाना वगैरह बनाएगा या किसी किस्म की भी पार्टी करेगा तो उसको सजा मिलती थी। ओलिवर क्रोमवेल का मानना था कि यह सब फजूल काम है, इसलिए वो क्रिसमस पार्टीज को बैन करवा देता है। ये थे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो ओलिवर क्रोमवेल ने नाफिज किए थे। 1658 में ओलिवर क्रोमवेल की डेथ हो गई थी तो ओलिवर क्रोमवेल की पार्लियामेंट ने उसके बेटे रिचर्ड क्रोमवेल को अपना लीडर बना लिया था। पार्लियामेंट उसकी कमांड में आ जाती है और उसे इंग्लैंड का लॉर्ड प्रोटेक्टर बना देती है। 1659 में ये खुद ही रिजाइन कर देता है क्योंकि इससे इंग्लैंड को संभाला नहीं जा रहा होता। इंग्लैंड वाले फिर चार्ल्स सेकंड को वापस बुलाते हैं और उन्हें इंग्लैंड के तख्त पर बिठाते हैं। इस तरह इंग्लैंड की मोनार्की दोबारा रिस्टोर हो जाती है और उस पीरियड को रिस्टोरेशन एज बोलते हैं। ये पहली और आखिरी दफा हुआ था कि इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ पीरियड आया था। ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में रिस्टोरेशन एज को डिस्कस करेंगे।